अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज भी एक और नया दिन और नुमाया दिन, क्योंकि काबीना जो है इंटरिम काबीना, उन्होंने बड़े फुल थ्रोटल में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। देखना यह है कि कंडक्ट क्या न्यूट्रलिटी और इम्पार्शलिटी के हवाले से इस इंटरिम काबीना का, इंटरिम हुकूमत का वही होगा जो कि उनसे तवक्को रखी जा रही है। ये एक्चुअल और ज़रूरी सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो सियासी जमातें जिन्होंने अब जाना है, इलेक्शंस में दाखिल होना है, किस विजन के साथ जाना है, क्योंकि इलेक्शंस की टाइमिंग के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन के कल के खत के बाद ऐसा मालूम होता है कि ये तय ही समझे कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो सकते। कैटेगोरिकली इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अपना लिया है। कल के प्रोग्राम में हमने उसके ऊपर बड़ी बात भी की। आज मजीद उस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो सियासी जमातों का मौक़िफ़ इस पर आ रहा है, नून लीग के जो स्टॉलवर्ड्स हैं और पीपल्स पार्टी के, दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, बहुत अलहदा बातें कर रहे हैं। वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्या अलहदा बातें हैं। लेकिन एटलीस्ट इंतखाबात के हवाले से ये कुछ नुकात हैं, ये देखते चलिएगा। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का ये दो टोक मौक़िफ़ है। कल के ख़त के बाद ये बात नुमाया हो गई है कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। हल्का बंदियों को के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 माह का वक्त मुख्तस किया है। चारों सूबों की हल्का बंदी कमेटियाँ 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी। हल्के बंदियों से मुताल्लिक़ इंतज़ामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली का हल्के बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ तजावीज़ दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर फैसला करेगा। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तो गोया नाजरीन, बड़ा एविडेंट है 14 दिसंबर तक ये मामला हल्का बंदियों से मुतालिक चलेगा और उसके बाद ही शेड्यूल दिया जाएगा। तो कुछ लोग जो इससे पहले फरवरी की, मार्च की बात कर रहे थे, अभी हमें जो इस वक्त एक इमेज आ रही है या एक हमारी एक जो एस्टिमेट जा रहा है वो यही बनता है कि फरवरी मार्च तक फिर आम इंतखाबात अकॉर्डिंग टू दिस हो पाएंगे। एक बात इसमें ज़रूरी मेंशन करना वो ये है कि वज़ीर आज़म, जो इंटरिम वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी प्रायोरिटीज़ एटलीस्ट आज देखकर खुशी हुई। जड़ावाला ट्रेजिडी को लेकर और उस बहुत अफसोसनाक हवलनाक वाक़े को लेकर जहां हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ बेपनाह ज़्यादती हुई, फौरी तौर पर उसके ऊपर एक अच्छा स्टैंड हमें नज़र आया है, जहां पर जो मुतलका कम्युनिटी है वहां उनसे भी मुलाकात की गई, कुछ हद तक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश की गई, और जो एटलीस्ट जो रिजॉल्व सामने आ रहा है वो ये है कि हर सूरत जो ये तमाम लोग इस बदतरीन वाक़े में, इस ट्रेजिडी में मुलविस थे, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो एटलीस्ट एज वी स्पीक अबाउट प्रायोरिटीज़, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है जो कि आज हमने देखी है। और उम्मीद यही करते हैं कि इन तरह के मामलात का, क्योंकि अक्सर व बेशतर अजाला नहीं हो पाता, इस दफ़ा हम यहाँ पर एक तब्दीली देखें। फौरी तौर पर वापस आएंगे ब्रेक के बाद और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करेंगे तमाम तर सियासी उमूर पे। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी मौज़ूआत और इलेक्शंस के इनेकाद के ऊपर, उसकी टाइमलिनेस के ऊपर अभी से दो मौक़िफ़ सामने आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जमातें पहले से कहती थी हम इत्तेहाद में ज़रूर है लेकिन हम दो अलग अलग जमातें हैं। मैं बात कर रही हूँ बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और PMLN की। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल हमारे सेगमेंट में मौजूद है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेलकम सर, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। सेनेटर शहादत अवान साहब नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड, साबिक वज़ीर और ख़ास तौर पर लॉ एंड जस्टिस के मामलात बड़ी करीबी से इन द आउट गोइंग कैबिनेट देखते रहे हैं। आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ शहादत अवान साहब, क्योंकि दो जो नैरेटिव हमारे सामने आए हैं नाजरीन को भी दिखाए जाएँ और मैं ये तमाम शहादत साहब की तरफ ले जाती हूँ फौरी तौर पर। साद रफ़ीक साहब सर आज ट्वीट करके कहते हैं कि नई मरदमशुमारी का वो बहुत वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों की तश्कील 9 आइन 9 की रूह के ऐन मुताबिक ऐसा इक़दाम है। माजी की गैर फितरी हल्का बंदियाँ सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए की गई। मेरे कौमी हल्के के 3 टुकड़े किए गए और इसके नीचे 6 सूबाई हल्के जोड़े गए। ऐसी बेकायदगियों से गुरेज लाजिम है, यानी वो खुश हैं कि चले इलेक्शंस ताखीर हों लेकिन हल्का बंदियाँ ठीक हो जाएं। लेकिन आपकी जमात की तरफ से सर फैसल करीम कुंडी साहब, और आप यकीनन उस पर मजीद बेहतर रोशनी डाल पाएंगे,
वो बिल्कुल अलहदा बात करते हैं। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी हैज बीन डिमांडिंग इलेक्शंस टू बी हेल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू डू डिलिमिटेशन, बट देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू होल्ड इलेक्शंस विद इन 90 डेज। शहादत साहब, आपको मर्दमशुमारी के ऊपर आप कहते हैं कि पुरानी ही चले, लेकिन इलेक्शंस की जो ऑब्लिगेशन है वो पीपल्स पार्टी के लिए वाकईतन ज्यादा जरूरी है। देखें मोना आलम, ये बात तो बिल्कुल हर बंदा जानता है कि आइन जो वो सुप्रीम है। जहाँ तक बाकी जो लेजिस्लेशन है वो हमेशा कानून आइन के मातहत रहती है। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो आइन को जो है, अगर आप देखती हैं तो आइन तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है 48 का जो है आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल 5 उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन टाइम से पहले जो है असम्बली जो है डिज़ाल्व होती है तो इलेक्शन कितने दिन में होगा, टेन्योर कंप्लीट करती है तो कितने दिन में होगा। तो ये टाइम फ्रेम जो है ये आइन का दिया हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइनी बात है उसको हमेशा हमने आइन को सुप्रीम समझा है, और मेरे चेयरमैन ने हमेशा ये कहा है कि हम जो कुछ भी करेंगे हम जमहूरियत को आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं, खा वो पार्लिमान हो पार्लिमान से बाहर हो। हमने हमेशा आइनी बात की है। बाकी रह गया जहाँ तक आप बात करती हैं इलेक्शन एक्ट की, यकीनी तौर पे इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर चैप्टर 3 जो है 17 से 22 तक सेक्शन जो हैं वो डिलिमिटेशंस की बात करती हैं। लेकिन इससे पहले आपको आइन की 24वीं तरमीम जो है उसके ऊपर जाना पड़ेगा कि जब 2017 में ये सिलसिला था कि अगला इलेक्शन कौन से सेंसस पे होगा, तो 2017 के सेंसस के लिए एक आइन पाकिस्तान में 24वीं तरमीम की गई और उसके अंदर ये कहा गया कि जो 2017 का प्रोविजनल सेंसस है 2018 का इलेक्शन उसके ऊपर होगा, और उसके तहत अगर कोई बाय इलेक्शन भी होगा तो 2017 पे होगा। और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि सेंसस जो है वो हर 10 साल के बाद होता है। ये डिजिटल सेंसस क्यों हुआ, और ये आपको याद होगा कि 2021 में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में सीसीआई हुई। सीसीआई में यही तय हुआ, चूँकि पिछली दफ़ा सब पार्टियों ने यूनानिमस जो है 24वीं तरमीम इसलिए की थी कि आने वाले इलेक्शन से पहले, क्योंकि हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम चाहते थे कि जो असम्बलियाँ हैं टाइम के ऊपर इलेक्शन हो और नई असम्बली जो वक्त के ऊपर आ जाए। इसी वजह से 2000 जो अपना 24वीं तरमीम थी उसको यूनानिमस। बिफोर आई गो अक्रॉस टू डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, मैं आपसे सर ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि ये भी तो तनकीद आती है ना कि वो अब आपको कह रहे हैं कि जिस आइन की आप बात कर रहे हैं यही आइन आप तमाम को तब रिमाइंड कराया जा रहा था जब पंजाब और केपी की असेंबलीज डिसॉल्व की थी, और आपने बिल्कुल वजह फरमाया। आप कह रहे हैं कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हों तो आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने। उस वक्त आप इसके बड़े आप इसकी ऑपोजिशन कर रहे थे, बहुत बरमलाए इसकी ऑपोजिशन की जा रही थी सर इसी पीपल्स पार्टी की तरफ से। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे, बात यह है कि हमारे मुल्क की जो मईशत के हालात हैं, जो कुछ भी सिलसिला जिन हालात के अंदर असम्बलियाँ तोड़ी गई, मुल्क की माशी जो सूरत हाल थी, हमारा कहना ये था कि इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो है एक ही तारीख में होने चाहिए। इसी डिजिटल सेंसस की वजह से ये बात की जा रही थी कि या तो आने वाले जो इलेक्शन वो भी 2017 पे हों। ये तो नामुमकिन सी बात थी ना कि दो जो सूबे हैं, बड़े सूबे हैं, उनके 2017 पे आप इलेक्शन करवा दें। तो सिंध और बलूचिस्तान के लिए डिजिटल सेंसस के ऊपर आप इलेक्शन करा दें। उस इलेक्शन को कौन मानता? हमारा असूली मौक़िफ़ था, हमने कभी इलेक्शन की हमने कभी मुखालफत नहीं की। हम तो हर वक्त जो है इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। अगर कल इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देता है कि विद इन 54 डेज इलेक्शन होने के हैं, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी। और यही मौक़िफ़ मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मैं ये कहता हूँ कि आइन सुप्रीम है, आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए। अगर 2017 के सेंसस के ऊपर आपने ये बात आपने कहा कि वो ऐसा नहीं हो सकता था कि अलग अलग हल्का बंदियों के ऊपर दो असेंबलीज के अलहदा इलेक्शंस हो, अलहदा डिलिमिटेशन पे, और बाकी दीगर ममालिक में अलहदा डिलिमिटेशन अप्लाई हो। वेरी फेयर। ये मेरा ख्याल है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का ऑटोमेटिकली आई थिंक सवाल होता है जो मैंने पूछ लिया है ऑलरेडी शहादत साहब से। बट हुमायूं साहब आप ये फरमाइएगा कि अब काबीना आ गई है, इंटरिम काबीना अपनी इन प्लेस है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, जो कि इंटरिम के टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आज प्रेस टॉक की है और बड़ी टेलिंग प्रेस टॉक की है। उन्होंने कहा कल इलेक्शन हमें कहे अगर इलेक्शन कमीशन तो हम करवा दें। उनकी बात भी सुनिएगा। आई विल टेक इट अक्रॉस टू साहब आल्सो। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये मामला एक हद तक सब जुडिस भी है
क्योंकि एक जमात या कुछ हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गए हुए हैं। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आइन और कानून जो कहेगा और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। जी सेनेटर साहब, ये सुन के आपको अच्छा लगा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपने बड़े इम्पोर्टेंट किया। आप सोलंकी साहब ने कहा है कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं है। देखिए गवर्नमेंट की ख्वाहिश नहीं होती, और ये वो बिल्कुल सही कहते हैं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन गवर्नमेंट का काम ये है कि वो मेक श्योर करे कि आइन की पासदारी हो। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो। अच्छा, अब ये याद रखें, जैसे सादत साहब ने कहा है और 24वीं तरमीम में भी ये था कि नए सेंसस के लिहाज से होंगे, एग्रीड नए सेंसस के लिहाज से। और आप लोगों ने एक सवाल उठाया था कि जो दो सूबे हैं, जो दो सूबे हैं उनके अगर वो नहीं है, उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है 30 अप्रैल को सेंसस ने कंप्लीट हो जाना था, और 15 मई या 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बेसिस पे कहा था कि 14 मई को करा लें। ठीक है। अच्छा, इस सेंसस में अब पहले सेंसस ये याद रखिए, सेंसस कुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आपने हर 10 साल में कराने, बिल्कुल, और पिछले हमने उसमें कहा भी था कि नेक्स्ट में होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर वहां पे सीटें कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं किसी सूबे की, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। करेक्ट। लेकिन अगर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जरूरत नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ठीक है। अब फर्ज करें वहां पे वो कहते हैं कि सीटें ना कम हो रही है ना बढ़ रही हैं, 5-6 जिले ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, हर जगह पे भी नहीं है, चंद जगह ऐसी हैं जहां पे करनी है, उस करनी है। ठीक है। अब वहां पे सवाल मतलब नई और पुरानी डिलिमिटेशन में आप कह रहे हैं केपी और पंजाब पे कोई बहुत खास असर नहीं आ रहा था। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं चंद जगों पे आ रहा है, हर जगह पे नहीं आ रहा। तो यानी इस चीज को बहाना या रीजन बना के आप कहते हैं गलत रीजन है। अब सुन ले। हाँ। अब अकॉर्डिंग टू, और जो बात हुई थी वो ये थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल की रिक्वायरमेंट थी कि आप सेंसस करा ले, हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना। ठीक है। अच्छा, वहां पे उसके अंदर एक एक्ट है, एक लॉ है, इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखना है या लॉ को ऊपर रखना है। लॉ इज सब जुडिस टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकती। हाँ, उसको ओवरराइट नहीं कर सकती या उसके ऊपर नहीं आ सकती, प्रेसिडेंस नहीं ले सकती, उसको नहीं आ सकती। हाँ। तो इस जगह पे आई फील कि हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लॉ को फॉलो करने में। आपकी डील में आपने 90 डे, हाँ ये याद रखें, सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन का मैक्सिमम टाइम 4 मंथ्स है। दैट डजंट मीन यू हैव टू डू इट इन हाँ, मैक्सिमम 4 है, लेकिन ये कि विदिन 4 भी हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर ये याद रखें, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा इदारा, एक बाशऊर इदारा ये होता है कि वो देखता है कि आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट भी कर लें और अपना काम भी कर लें। तो मैं सर बाय द वे ये कि आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन के पास डेटा है, सारा डेटा है सेंसस का, वो डेटा डाले आराम से एआई के अंदर। एआई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दे, हाँ, क्योंकि इनके पास तो नहीं है ना, तो उसमें डाल दे, वो आपको 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपको 10 डिफरेंट वर्जन 2018 के इलेक्शन में यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, जो आपको पता है कि इट डिड नॉट गो वेल विद द अदर पार्टीज। और जब आप पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तब भी ये बायोमेट्रिक वगैरह ला रहे थे आप लोग। देखिए मेरी बात सुनिए, यू हैव टू, उस पे भी सख्त तरीन ऑपोजिशन हुई थी, आपने उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया। आपने आजकल के जमाने में आपने डिजिटल चीज, ये अभी मुझे बताएं, सेंसस डिजिटल हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें भी तहफ्फुज़ात है कि नहीं है, बट यू हैव टू गो देयर थिंग। आप अभी फिर पुराने जमाने के तरीके में नहीं, यू हैव टू गो फॉरवर्ड। बाय द वे ये कि आपको अदम एतमाद ना इलेक्शन कमीशन पे इस वक्त, ना आपको इंटरिम गवर्नमेंट पे, वहां पर आपका फुल कॉन्फिडेंस है। देखिए नहीं, होल्ड ऑन, हमें एज ऑफ टुडे हमें गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त कोई एतराज नहीं है। वेरी
है, यही मैं सुनना चाह रही थी। कमीशन के ऊपर हमारे एतराजात हैं। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। I'll take it across, ये मैं बात आगे ले जाती हूँ। जी शहादत साहब, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने करना है, अभी भी तो डिजिटल मर्दमशुमारी हुई है, और ये कि वो जो 2 सूबे थे जहां पर आप हल्का बंदियों का ही रीजन बता रहे हैं, उसमें इतना खास फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि अब तो वहां जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, आपको पता है इट्स बीन अराउंड 6 मंथ्स के वो अब वहां पर इन प्लेस है, तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, और वो कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। हुमायूं साहब, शहादत साहब, मुन्ना आलम साहब, मैं आपको मैं आपको ये याद करवाऊंगा कि 12 अप्रैल 2021 को जो CCI की मीटिंग थी, उस वक्त तो PTI की गवर्नमेंट थी, उसमें यह तय हुआ था कि जो डिजिटल सेंसस होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि उस वक्त वो फंड जो है वो जारी नहीं हो सके। फिर उसके बाद जो है वो ग़ालिबन 17 जनवरी 2022 को CCI की मीटिंग हुई, और उसमें यह कहा गया कि 18 महीने के अंदर जो है डिजिटल सेंसस जो है उसको कंप्लीट किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि हम चीज़ों को, ये बिल्कुल अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने बजा तौर पे सही कहा कि आइन सुप्रीम है, मैं भी यही कहता हूँ, मेरी पार्टी भी यही कहती है आइन सुप्रीम है। अब मैं कॉम्प्लिकेशंस आपको बताऊँ इसकी क्या हैं कि सपोज डिजिटल सेंसस जो अप्रूव हुआ है 5 अगस्त को, उसके तहत जो भी सूरत है, सेंसस का मतलब है कि ये सूबों की जो सीट्स जो हैं, जो आर्टिकल 51 में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, वो सीट्स ऊपर नीचे होंगी। वो सीटें आइन में कैसे ऊपर नीचे होंगी कि कोई पार्लियामेंट होगी, असम्बली काम कर रही हो। इस वक्त भाई सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट तो ख़त्म हो चुकी है, ये टाइम बहुत पहले करने का काम था, इस वक्त नहीं है। वो सीटें कौन कहेगा कि पंजाब की इतनी कम हो गई और सिंध की इतनी ज़्यादा हो गई, बलूचिस्तान की इतनी सीट्स हो गई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर भी हमें जो है ना 17 की जो सेंसस है उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। डिजिटल सेंसस आप कर लें, अप्रूव हो चुका, आपने पब्लिश कर दिया, आप 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन मांग लें, हल्का बदिया कर लें, उनकी अपीलें फाइल कर लें। लेकिन बात क्वेश्चन ये है कि ये अगर डिजिटल सेंसस होगी तो उसका पर्पस क्या होगा? तो सर मैं आसान आम फहम जरा थोड़ा मैं और सिंपलीफाई कर रही हूं बात को, जितनी आबादी है, ये जो कल इलेक्शन कमीशन ने खत निकाला है, लेटर निकाला है कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो सकते, आप उससे बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2017 की आपने उसकी पूरी लॉजिक बताई है कि उसी मर्दमशुमारी नहीं, मोना आलम ऐसा नहीं है, मोना आलम नहीं, मोना आलम मेरी पूरी बात सुन ले तो आपको हल मिल जाएगा। देखें इसका हल क्या है, इसका हल तो ये जिस सूबे की जितनी आबादी हुई है और उसकी जितनी सीट्स हैं उसके ऊपर डिवाइड करके जो है इलेक्शन कमीशन या तो उसकी जो है उसका नया नक्शा खींच के उसकी जो है ना हल्का बंदियां कर दें। नंबर 1, ये नहीं हो सकता कि सीटें कितनी कम होंगी कितनी ज़्यादा होंगी, वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, वो तो पार्लियामान का काम है, जो कि इस वक्त पार्लियामान मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली हल्का बंदी होगी आबादी के हिसाब से कि किसके आबादी के 6 लाख पहले वोट थे, अब 6.25 हो जाएंगे, जिसके 8 थे उसके 8.25 हो जाएंगे। इस तक तो वो कारामद होगी। लेकिन बात ये कि मेरा कहना है ये प्रोसेस करने के बाद भी आपने जो है उसके बाद भी आपने जो है वही सीटें आपकी वही रहेंगी जो कि इससे पहले 2018 के इलेक्शन में आपकी थी। तो मैं ये कहता हूं कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए। बाकी रह गए ये यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन एक स्टेप तो कर लेगा, उन्होंने शेड्यूल भी दे दिया, लेकिन उसके बाद मुझे बताएं कि जो वो शेड्यूल देगा उतनी सीटों के लिए देगा ना जो आईन पाकिस्तान के अंदर वो सीटें हैं। तो आप मुझे बताएं कि जिसकी आबादी कम हो गई है वो क्या उसकी सीटें इलेक्शन कमीशन कम कर पाएगा? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वही शहादत साहब आप तो वही मैं जो बात आपसे अर्ज करी थी, आप उसी को मजीद लॉजिक के साथ डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ये हल नहीं हो पाएगा और इलेक्शन कमीशन ये चाहते हुए भी ये दिस इज नॉट डूएबल। तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो एक दूसरा तकाजा है, आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, आपको मिल जाएगी, PTI को मिल जाएगी अंडर दिस प्रेजेंट सेटअप? देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड बेशक ना दें, बेशक ना दें। अच्छा, ये मैदान में उतर आए। कौन? ये सारी पार्टियां मैदान में उतरे सर, वो तो वो नहीं उतरे हुए। हम आवाज़ों के वो कह रहे हैं कि हमें पुरानी डिलिमिटेशन शादत अवान साहब ने कहा है, शादत अवान साहब ने कहा है कि आप 2018 में जो जिस सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हुआ है आप अभी 90 डेज में उधर ही से कराएं। ये हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए भी वन टाइम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए कि ये पुराने सेंसस के लिहाज से होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, यू आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दिस। 2018 कभी कराएंगे ना तो उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। अच्छा, आप उसमें एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, उसको भी चाहिए। आपने इस वक्त
आपके पास सेंसस पड़ा हुआ है, आप उस सेंसस को विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स कंप्लीट करें। आप इलेक्शन की डेट दे दें 90 डेज की, आप उससे पहले सेंसस के। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आपने ये क्यों कहा कि मैदान में उतर जाए? मैदान में तो उतर रहे हैं ना। व्हाई डू यू हैव डाउट्स? आई हैव सिंसियर डाउट्स। व्हाई? बिकॉज ये लोग उस वक्त तक मैदान में नहीं उतरेंगे। वो होते हैं ना कि वो एक आदमी को स्विमिंग नहीं आती तो वो पहले पाँव डालता है उसके अंदर, पूल के अंदर, या उसके अंदर के कितना गहरा है, क्या है, फिर उसके बाद पता चलता है ज्यादा गहरा है, जाता है एक और जगह पे जाता है जहाँ पे शैलो होता है, फिर वो भी। ये बेसिकली वो काम कर रहे हैं। इन्होंने देखना है कि कब पीटीआई को ये लोग परसिक्यूट करके, प्रोसिक्यूट करके नहीं, परसिक्यूट करके ये पीटीआई को वो कर ले। यही सर, आप वाटर टेस्ट करें। मेरे पास सर, आई जस्ट हैव दिस मच टाइम इन दिस सेगमेंट, आई वांट टू टेक हिज लास्ट वर्ड ऑन दिस। आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। शहादत साहब इसी बात का वेट कर रहे हैं, आपका आखिरी जुमला इसके ऊपर आ जाए कि पीटीआई कब खत्म हो जाए तब आप लोग इलेक्शन में उतरेंगे, उससे पहले नहीं। और शहादत साहब, आई लॉस्ट टच विद हिम एट अ वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर। खैर, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, टू बोथ द जेंटलमैन। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन बैक करें आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। 18 मेंबरान पर मबनी काबीना, इंटरिम काबीना ने अपना ओथ भी ले लिया है और बिल आखिर अब इस हवाले से इलेक्शंस कब होंगे ये तो एक सवाल है ही अपनी जगह, लेकिन फिर इंटरिम काबीना, इंटरिम हुकूमत का कंडक्ट, इंटरिम हुकूमत से क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि किया जा रहा है। काफ़ी सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त अदालती तौर पर वहाँ पर भी एक है कि वो सब जुडिस हैं, बट लेट अस सी एंड वॉच के उनका क्या बनता है। लेकिन बहरहाल इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से भी काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। तमाम सियासी जमातों को ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है, उम्मीदें हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करना ज़रूरी होगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक बड़ा अनोखा पैगाम जो है वो इस मामले में उन्होंने कुछ रोज़ पहले, वो भी हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम प्ले करेंगे। बट फॉर नाउ आई इमीडिएटली गो टू आर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है इस एक्सक्लूसिव गुफ्तगू में, बातचीत में। नाज़रीन, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नायब सदर हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वज़ीर, बहुत अहम पोर्टफोलियो संभालते रहे हैं एज द फेडरल मिनिस्टर, और ये जो पास्ट आउट गोइंग कैबिनेट है उसमें भी। वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। ये फरमाइएगा कि आपने मुझे मदऊ किया। द प्लेजर इज ऑल आवर्स सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। ये फरमाइएगा सर कि एक तो तवक्कुआत तो काफ़ी ज़्यादा हैं और इंटरिम काबीना से, इंटरिम हुकूमत से ज़ाहिर है तमाम जमातों की होती हैं। आपकी आर्च राइवल जमात पीटीआई की तवक्को पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर उसके ऊपर आप ज़रा जवाब फरमाइएगा कि आपके साथ अक्सर ये भी एक इम्प्रेशन आ रहा है, क्योंकि आप अक्सर बातों पे कहते थे गवर्नमेंट से, जब आपके वुज़रा, आप तमाम से पूछा जाता था बैक व्हेन यू वर इन द गवर्नमेंट, आप काफ़ी बातों पे कहते थे कि आप बहुत सारे मामलात को, यू वर नॉट प्रिवी टू अ लॉट ऑफ मैटर्स। लेकिन अब जो बात आपके आर्च राइवल्स कर रहे हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ है। वो ऐसा एक तासुर दे रहे हैं कि जैसे आप लोग उनके ऊपर जो विक्टिमाइजेशन की तलवारें थी आप लोगों ने लटकाई हुई थी, और ये जो इंटरिम हुकूमत है उनसे उनको बेहतर तवक्कुआत हैं। सुनिएगा शाह महमूद कुरैशी साहब की बात प्लीज। महाजराई और पोलराइजेशन बढ़ती जा रही थी। हम तवक्को करते हैं कि ये निगरान हुकूमत ऐसे इक़दामात लेगी जिन इक़दामात से तनाव में कमी वाक़ई हो। मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, ये निगरान गवर्नमेंट वो इब्तदा में एक जेस्चर करे कि जो ख़वातीन ज़ेर हिरासत हैं, एज ए गुड विल जेस्चर अगर उनकी रिहाई का ऐलान किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी और बर्फ पिघलेगी। जी खान साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। आपने पोलराइजेशन बढ़ाई, आपके दौरे हुकूमत में कड़वाहट बढ़ी सियासी तौर पर, और निगरान हुकूमतों से अब गोया आपके जो राइवल्स हैं वो बेहतर तवक्कुआत रखते हैं। मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब गालिबन तजाहिल आरिफाना फरमा रहे हैं, जैसे इस मुल्क में 9 मई और 10 मई का भी जो भयानक रियासत पर हमला है वो जैसे हुआ ही नहीं, और ये सब लोग जो ज़ेरे हिरासत हैं वो किसी अनाज की बुनियाद पर उन्हें पकड़ा गया है। तो हमें तो सिर्फ याद कराना है कुरैशी साहब को भी बड़े अदब के साथ, और आपके नाजरीन को भी,
कि जिस किस्म का सोचा समझा स्ट्रेटेजिकली थॉट आउट अटैक कराची से लेकर पेशावर तक, चित्राल तक हमने 9 मई को देखा, इससे पहले सिर्फ दहशतगर्दों ने यह काम किया था। इससे पहले जिना हाउस को आग जियारत में दहशतगर्दों ने लगाई थी। इससे पहले जो फौजी तंसीबात पर हमला है वो 2008, 9, 10, 11 में दहशतगर्दों ने किया था। तो यहाँ हमने ये देखा है कि एक सियासी जमात ने अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया, और ये पहली दफा नहीं था कि इस दफा जब 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगी तो कुरैशी साहब तो हमें भुलाना चाहेंगे कि ये वही जमात है जिसने 2014 में पाकिस्तान टेलीविजन पर भी हेडक्वार्टर पर डंडे लेकर कब्जा किया था। तो ये वही लोग हैं। तो जब आज हम बात करते हैं कि जी इन्होंने मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में पुलिस को ज़दोकोब किया, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में कोई 150 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को भी ज़दोकोब किया था, उनकी हड्डियां तोड़ी थी, अफसरान को जख्मी किया था। तो ये एक रिकॉर्ड है, और इसीलिए जो बुनियादी मामला है इस सारे इशू में वो ये है कि 9 मई का वाकया जो पीटीआई ने रियासत पर हमला किया, किसी तरह भी सियासी इख्तलाफ का और सियासी इजहार राय का अमल नहीं था। इट वॉज नॉट ए केस। तो आप यानी कि ये सर आप 9 मई के वाकये को आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं, और ये भी बताइएगा खुर्रम साहब कि क्या आप फिर अदरवाइज एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो गुडविल जेस्चर मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है सख्तियां बढ़ने वाली है इस जमात के लिए? देखिए, गुडविल जेस्चर ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई जुवेनाइल यानी 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो जेल में हैं, उनके ऊपर अगर कोई नजरसानी हो सकती है, लेकिन अगर वो मर्दो खवातीन जो 9 मई के वाकयात में अब सिर्फ वही लोग मुलविस रह गए हैं जिनकी वीडियो फुटेज मौजूद है, जिनकी ऑडियो टेप्स मौजूद हैं, उनकी एविडेंस मौजूद है, उसकी बुनियाद पर लिहाजा सिर्फ ये कह देना कि जी हम चूंकि एक सियासी जमात है और लिहाजा हमें ये लाइसेंस दे दिया जाए कि हम रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दें, या हमें लाइसेंस दे दिया जाए कि हम जिना हाउस लाहौर को आग लगा दें, या हमें ये लाइसेंस दे दिया जाए कि हम कराची में पुलिस की दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दें, तो सियासत जो है वो आग लगाने का लाइसेंस नहीं हो सकता। आप एहतजाज करते हैं, हमने भी एहतजाज किए हैं, पर हमारे एहतजाज आप सख्तियों के बढ़ने की भी आप पेशन गोई कर रहे हैं, इस आपने अदरवाइज आपने पेशन गोई की है इस दौरे? मेरी और हम सब जो लोग जिन्होंने 9 मई का वाकया अपनी आंखों से देखा है, उसकी तफसीलात हम जानते हैं, हमारी तवक्को ये है कि पकड़ धकड़ की बजाय जो लोग इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, ये निगरान हुकूमत और उसकी नई काबीना उनकी तेजी से प्रोसिक्यूशन करेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। अच्छा, हमारी ये तवक्को है कि ये इसको स्पीड अप किया जाए, आपकी ये तवक्को है? हमने ममालिक में देखा है कि जहां भी इस किस्म के बलवे होते हैं तो हुकूमतें बहुत तेजी से एक्ट करती हैं। गोया ये सर वो तो यकसर मुख्तलिफ तवक्कुआत रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर फेयर ट्रायल हो तो हम तमाम तो बरी हो जाएंगे इन तमाम तर इल्जामात से। और वो ये कहते हैं, आपके नाजरीन मुझसे ज्यादा वो फुटेज देख चुके हैं जिसमें इन्होंने शहीदों के मुजस्मों को डंडे मारे हैं, इन्होंने शहीदों को यादगारों को जूते मारे हैं, हमारे जो जंगी जहाजों के मॉडल थे जो कि निशान थे हिंदुस्तान से हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी का, उसको आग लगाई है। वो जो आग लगी 9 मई को, उसे मैं कहां लेकर जाऊं? तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे पहले भी सिर्फ ये नहीं है कि एक दफा पहली किसी जमात का लीडर पहली दफा गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान की जमहूरी जमातों के लीडर जो है पूरी तारीख खुर्रम साहब, मैं आपसे सिर्फ 2 सवालात इसी कंटिन्यूटी में करना चाहती हूँ ताकि ये कि आग नहीं लगाई जा, हमारे नाजरीन भी ज्यादा से ज्यादा आपकी बात और बहुत मल्टीपल फैसेटेड सवालात के जवाबात आपसे सुन पाए। एक तो सर ये फरमाइएगा, कुछ वो भी लोग हैं जिनको पकड़ा गया था, जिनके हमने कोई वीडियो ऑडियो नहीं सुनी, अली मोहम्मद खान साहब उनमें एक बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, उनको 3 MPO के तहत बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा, फिर उनको बिल आखिर छोड़ा गया। अब आपको पता है वो एक अपनी पूरी एक जो उन्होंने एक ऑडियल है वो बयान करते हैं टीवी टॉक शोज में भी आके। तो ये बताइएगा सर, उसकी आड़ में बहुत सारे और भी लोग नहीं पकड़े गए जो कि गालिबन ये कि हमने तो उनके बारे में जिनके बारे में नहीं भी सुना था या जिनके मुंह से ये बातें नहीं भी सुनी थी, वो भी इसकी जद में आ गए? जी, ये मुमकिन है, और हमेशा जब भी इस किस्म के बलवे होते हैं तो इब्तदा में बहुत ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और जैसे जैसे एविडेंस क्लियर होती है
लोगों को आजाद कर दिया जाता है। यहाँ हमें एक और 9 मई ने पूरी कौम के सामने और अदालतों के सामने और मीडिया के सामने भी एक नया सवाल रख दिया है, और वो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस। जो तशद्दुद पर उकसाने वाली तकरीर है, क्या वो काबिले बर्दाश्त है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि तशद्दुद पर उकसाने वाली तकरीर को रोका नहीं जाता, तो फिर जना हाउस जलता है, GHQ जलता है, रेडियो पाकिस्तान जलता है, मोटरवे का टोल प्लाजा जलता है, जो मेट्रो बस है उसका स्टेशन जलता है। और आपने कल देखा कि ये देखिए सिर्फ इसका वेरी वेल खान साहब, बट इफ आई मे सर, इसमें इतनी बात का भी इजाफा। एक पॉइंट में जी प्लीज, जब आप तशद्दुद पर उकसाने वाली तकरीर को नहीं रोकते, तो फिर जड़ा वाला भी होता है। ये आप सर तो लिहाजा ये पार्टन आपने तो इन दोनों वाकयात को, जिसमें ये एक अलग वाकया है और जरांवाला ट्रेजेडी वो एक अलग वाकया है, तो आप इन दोनों में क्या आप कोई मुश्तरका एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं जिसपे आप ये बयान करें? और सर इफ आई मे, कुछ लोग आपके राइवल्स इसमें ये भी एक मुश्तरका एलिमेंट शामिल करते हैं कि आप लोग भी काफी एक जैसे कहते हैं फ्लेमेबल गुफ्तगू आप लोगों ने भी की है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस पे भी, तो वो कहते हैं कि ये भी दिस टू कैन बी साइटेड एज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। जी उनकी बात एविडेंस सारी सामने है। पहली बात यह कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है, क्या मुस्लिम लीग नून के किसी जत्थे ने बलवा किया जाकर किसी सरकारी इमारत को आग लगाई? कोई नहीं लगाई। उन्होंने कभी हमारी अस्करी जो तनसीबात हैं उन पर जाकर हमला नहीं किया, उन्होंने कभी जना हाउस पर हमला नहीं किया। और जिन लोगों ने ऐसी गुफ्तगू की थी, तीन हमारे निहाल हाशमी साहब थे, दानियाल अजीज साहब थे और तलाल चौधरी साहब थे, उन तीनों को सियासत से निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। ये नहीं कि उनको सजा नहीं मिली, उनको सजा मिली। यहाँ हमारा जो दूसरा इस मामले में जो है जाविया वो ये है कि जब इसी तरह की गुफ्तगू पिछले साल तहरीक इंसाफ के लीडरान ने की, तो अदालत ने बड़ी नरमी करते हुए उनको माफ कर दिया। हालांकि उन्होंने भी तकरीबन उन अल्फाज से ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो किए थे। और मैं ये अब हमें याद कराना है आपके नाजरीन को कि खुद इमरान खान साहब ने एक खातून जज के बारे में तशद्दुद की धमकी दी थी, जिसके नतीजे में फिर उन्हें खुद जाकर उन जज साहिबा की अदालत में माफी मांगनी पड़ी। तो वहां जब एक पैटर्न इस किस्म का है, आज का नहीं है, 2014 से पैटर्न है कि सबको ओए कहना है, मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, मैं बिलों को आग लगा दूंगा, ये भी बहुत जाहिर है, बहुत कंटेम्पचुअस बातें हैं। बिल्कुल इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है ना, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। फिर ये एक सिर्फ सियासी एरिना में नहीं रहती ना, ये तो खान साहब ये तो फ्यूचरिस्टिक तमाम बातें जहां हो रही हैं। बहुत सही बात है खान साहब। $1 मिलियन सवाल, क्योंकि आप PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन द डेज टू कम? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आउटगोइंग PM काफ़ी दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने अच्छे रवाबित ताल्लुकात, एक दफ़ा तो हमने ये भी रिपोर्ट होते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि मैं तो 30 साल से बड़ा ख़ास हूँ इस्टेब्लिशमेंट का। और एक जगह जो बाकायदा आप मुस्कुरा भी रहे हैं, जो तकरीर नशर भी हुई, वो ये थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, लेकिन मैं माइंड नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ सर आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी अब चंद हफ्ते दूर है, और हम तमाम को पता है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो सिर्फ और सिर्फ वोट को इज्जत दो, जो कि उन्होंने कई सालों से परस्यू किया है, वो है। तो ये बड़ा स्टार्क कंट्रास्ट और यकसर मुख्तलिफ बयानिए नहीं है सर? जी नहीं, देखिए ये जो पिछली 15 महीने की हुकूमत थी, अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, इसने जो एक तजर्बा इमरानी इस मुल्क के साथ किया गया, इस रियासत की मुक़्तदरा ने, जिसमें तमाम इदारों को तो रोड़ा मरोड़ा गया इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए। और वो एक इतना भयानक तजर्बा था, उस मीडिया पर भी तजर्बा हुआ, अदालतों पर भी तजर्बा हुआ, पार्लियामान पर भी तजर्बा हुआ, सियासी जमातें और उनके कायदीन पर भी तजर्बा हुआ। उस तरोड़ मरोड़ को दुरुस्त करने में वक्त लगा पिछले 16 महीने में। लेकिन देखिए बयानिया वही है जो पाकिस्तान के आइन के इब्तदाइया में लिखा है कि अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के बाद पाकिस्तान का इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, पीरियड। उसमें किसी इदारे का जिक्र नहीं है, उसमें किसी जुडिशरी का जिक्र नहीं है, उसमें किसी और का, उसमें बराह रास्त अवाम के मुंतखब। तो यही नैरेटिव है और हमें ये बात साबित हुई है। आप देखिए, जो अगर आप इमरान खान जो तजर्बा, शहबाज शरीफ साहब के जो बयानात है सर, इससे कंट्रास्ट तो नहीं लगते?
इसी बयानी की कंटिन्यूटी है, तसलसल है या नहीं है? उनका जो बयानिया है शहबाज शरीफ साहब का, वो इस बात पर बना कि वो इमरान खान के सक्सेसर वजीर आजम थे, जिन्होंने उस सारे डैमेज को रिपेयर। शहबाज साहब जो हैं, मैं भी उनकी काबीना का अल्लाह ताला के करम ने मुझे मौका दिया कि मैं उसका हिस्सा रहा। ये एक 16 महीने का, अगर मैं अंग्रेजी इस्तेमाल करूं, सालवेज ऑपरेशन था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस का, पाकिस्तान की वफाकियत का, जिसमें बड़ी दरारें पड़ी हुई थी। तो हमने तो एक मुरम्मत का काम किया है, और मुरम्मत का काम करके अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहां हम दोबारा ये बात करेंगे कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला इंशाअल्लाह मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। और ये बात अब मुक़्तदरा के सामने भी आ चुकी है कि जिस तरह की मैनिपुलेशन इमरान खान के लिए की गई, वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, फॉरेन रिलेशंस के लिए तबाहकुन साबित हुई। राइट सर, खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। काफ़ी थॉटफुल बातें नाजरीन, और कई सारे मैं कहूँगी इंकिशाफात भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।